नेक्स्ट आज का जो हमारा लेक्चर है ये है जियोमेट्री पे। ठीक है जी। तो जियोमेट्री जो है मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच है, लेकिन आप लोगों को तो बेसिक कंसेप्ट जो है उसके मुतालिक पढ़ाना है। पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और ज्योमेट्री में फिर मुख्तलिफ शेप्स आती हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ठीक है जी। उनकी पेरीमीटर यानी जिसे उर्दू में आप इहाता कहते हैं, एरिया कहते हैं, वो कैसे निकालना है। सर्कल आता है, सर्कल और ट्रायंगल का आपस में रिलेशन, इस तरह की बेसिक चीजें हैं जो इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसका वर्डिंग, ये दो अल्फाज का मजमुआ है, यानी इट इज जियो प्लस मैट्री। जियो वैसे बेसिकली अर्थ को कहते हैं और मैट्री फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ अर्थ, इसका लफ्जी मतलब ये है। लेकिन आप इसके मुतालिक ये लिखेंगे कि इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with measurements and shapes। शेप्स या प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स भी आप लिख सकते हैं। ज्योमेट्री में जो सबसे पहली टर्म है वो बेसिक है पॉइंट। व्हाट इज ए पॉइंट? तो आप लिखें पॉइंट जो है इट इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जियोमेट्री। ज्योमेट्री पॉइंट की हैसियत ज्योमेट्री में ऐसे है जैसे किसी बॉडी में सेल की होती है, खुली की होती है। ठीक है ना। मकान बनाने में ईंट की होती है। पॉइंट की हैसियत बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं ज्योमेट्री का। और इसकी पॉइंट जो है ना ही कोई लेंथ होती है ना ही कोई विड्थ होती है। ठीक है ना। तो आगे आप लिखें ये पॉइंट हैज नो लेंथ और विड्थ। ये पॉइंट हैज नो लेंथ और विड्थ। पॉइंट की ना ही कोई लेंथ होती है ना ही विड्थ होती है। आगे आप लिखें इट हैज नो थिकनेस। ना ही इसकी कोई मोटाई होती है। इन अदर वर्ड्स इट इज ए डायमेंशनलेस। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। शॉर्ट में आप सारी बातों को जमा करें तो आप कह सकते हैं पॉइंट हैज नो डायमेंशन। कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है इसकी। पॉइंट के बाद नेक्स्ट आप लिखें जी रे, RAY, रे। रे को उर्दू में आप क्या कहते हैं पता है? शुआ। रे जो है ऐसी लाइन होती है जिसकी एक ही डायरेक्शन हो, एक एंड फिक्स होता है, यानी उसका एरो वन साइड पे होता है, किसी एक साइड पे। तो आप लिखें कि ए रे हैज ए स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। जैसा कि आप इसको यूं बना सकते हैं ऐसे, सपोज ये पॉइंट इसका ये स्टार्टिंग है और आगे ये जा रही है इंफिनिटी तक, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। इसको हम रे कहते हैं।
रे के बाद नेक्स्ट चीज है लाइन। यानी रे में तो वन साइड एरो होता है, इसका दोनों साइड पे एरो होता है। यानी इसके लाइन में दोनों साइड पे कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे कि लाइन इज ए टू साइडेड रे। दैट इज लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। यानी इसको आप लाइन को यूं बना सकते हैं, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर मैं एरो ना लगाऊं दोनों साइड पे तो फिर ये क्या कहलाएगी जी। इस लाइन के अगर मैं एरो ना लगाऊं, मसलन जस्ट मैं ये बना दूं यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। शाबाश, लाइन सेगमेंट, लाइन का एक छोटा सा पार्ट। तो इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। लाइन सेगमेंट में आप कह सकते हैं एनी पाथ फ्रॉम टू बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है जी। या आप कह सकते हैं इट इज ए सेक्शन ऑफ द लाइन, लाइन का एक पार्ट होता है और इसके दो ही एंड पॉइंट्स होते हैं। बल्कि लिख लें नेक्स्ट लाइन सेगमेंट। देखिए इट इज ए सेक्शन ऑफ द लाइन। दैट इज आप कह सकते हैं लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। जिसके दो एंड पॉइंट्स बन जाएं उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा ना, दोनों साइड पे सेंटर आप बना सकते हैं, यहां से इधर भी इधर भी। ये सेंटर जो होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उधर जाए या उधर जाए। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद है जी एंगल। इसको बता दो ना। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी एंगल। जैसे उर्दू में आप जाविया कहते हैं, तो एंगल की मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं। बात को बयान करने के अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं। जो सिंपल और सादा है वो मैं लिखवा रहा हूं। तो आप लिखें एन एंगल इज ए यूनियन ऑफ टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट। एंगल कब बनता है? दो रेज के दरमियान, लेकिन उनका एक पॉइंट क्या होगा? एंड पॉइंट कॉमन होगा। जैसे कि आप यहां बना लें, सपोज एक रे ये है, इसको आप कोई नाम दे दें ए बी का। दूसरी रे जो है इसको ए सी का कह दें। इनके दरमियान ये जो है दिस इज एंगल, ठीक है जी। आप कह सकते हैं कि एंगल इज यूनियन ऑफ टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। एंड की बजाय आप स्टार्टिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं। यहाँ रेज के लिए तो स्टार्टिंग है ना ये। अच्छा, अब कुछ एंगल है जो मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आपको जुबान एक एक लाइन का है। जैसा कि राइट एंगल क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं कि एन एंगल विच इज 90 या 90 इज कॉल्ड राइट एंगल। और एक और वर्ड है स्ट्रेट एंगल। क्या होता है? 180 का जो एंगल हो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। उसके बाद अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल more than 0 but less than 90. The angle between 0 and 90 is called acute angle.
ये लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना? कौन सा? अक्यूट, सेलेक्ट लें। देखें द एंगल बिटवीन 0 एंड 90, ये जो ऊपर छोटा सा सर्कल डाला ये डिग्री की सिंबल है, इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। यानी कोई भी एंगल 0 से बड़ा हो, जैसे 30 है, 30 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, 30 अक्यूट एंगल है, ठीक है ना? इसी तरह 80 है या 60 है, 70 है, 90 से जो भी छोटा है और 0 से बड़ा है उसको हम क्या कहेंगे? अक्यूट एंगल। नेक्स्ट है जी ऑब्ट्यूज एंगल। जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, तो आप इसमें लिखेंगे द एंगल बिटवीन 90 एंड 180 is called obtuse angle। बता दो। नेक्स्ट आप लिखें रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है पता है? किससे कम हो? 270 नहीं, जो 90 से बड़ा हो और 360 से कम हो, जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता हो। तो आप लिखें द एंगल बिटवीन 180 एंड 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अब इसको रिफ्लेक्स क्यों कहते हैं, थोड़ा सा इसको मैं मोर देन 180 एंड लेस देन 360, ये देखें कोई भी सर्कल हो, इसमें आपको पता है एक रेवोल्यूशन में टोटल 360 एंगल होते हैं। आप इसको हाफ करेंगे, यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा? 180। अब इसको ऊपर वाले को मजीद हाफ करें, यहां तक 90 हो गया, यहां 0 होता है, 90, 0 से 90 तक आपने पढ़ा है, दिस इज, इस पोर्शन में एक्यूट होगा 90 से 180 तक, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन ये जो निचला पोर्शन है 180 से आगे 360 तक, इसमें जो भी एंगल होगा दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। इसको रिफ्लेक्स एंगल क्यों कहते हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहां कोई बनाता हूं, इसको मैं कह देता हूं दे ये 230 है सपोज, तो देखें इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसका रिफ्लेक्शन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ठीक है ना? इस जितने भी इस लाइन से नीचे हैं उन सब का इमेज रिफ्लेक्स जो है आप ऊपर वाले क्वाड्रेंट में बना सकते हैं, ठीक है? तो इनको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। बता दूं। नेक्स्ट लिखें जी कंप्लीमेंट्री एंगल्स।
अभी तक जितनी डेफिनेशंस आपने पढ़ी हैं इनमें एक ही एंगल की बात हम कर रहे थे। अब जो डेफिनेशन है इसमें दो की बात हो रही है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। दो एंगल की बात हो रही, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब कहलाते हैं पता है? जब, शाबाश, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो, यानी इनको जमा करने से 90 आंसर है, उन दो एंगल्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे 30 और 60 है, जमा करें 90 आएगा, 20 और 70 है, ठीक है ना? यानी कोई से भी ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो, 90 हो, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, ठीक है ना? तो आप लिखें टू एंगल्स whose sum is 90 are called complementary angle. For example, e.g. mean example given 30 degree and 60 degree, या इसी तरह 45 डिग्री और 45, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है? कोई से भी दो एंगल। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो, 180, उनको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री। द एंगल्स whose sum is 180 are called सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसकी भी एग्जांपल लिख लें। फॉर एग्जांपल 120 एंड 60, सम 180 आएगा। कोई भी आप बना सकते हैं, या 110 लिख लें और 70 लिख लें, 90 लिख लें। लिख लिया है जी। नेक्स्ट आप लिखें जी सिमिलर फिगर्स। आपने दो टर्म पढ़ी हुई है, जब आप मैट्रिक में थ्योरम्स करते थे तो वहां पर एक कांग्रुएंट का वर्ड होता था कि भाई सिमिलर का, सिमिलर ट्रायंगल या कांग्रुएंट ट्रायंगल, तो इन दोनों में फर्क होता है। सिमिलर फिगर्स या सिमिलर ट्रायंगल्स कह लें, कोई सी दो फिगर हो, सिमिलर कब होती हैं कि उनकी शेप तो सेम हो लेकिन साइज डिफरेंट हो, उनको हम सिमिलर कहते हैं। लेकिन अगर उनकी शेप और साइज दोनों हो तो फिर हम उनको कांग्रुएंट कहते हैं। तो लिखें फिगर्स having same shape but different size are called similar figures. फॉर एग्जाम्पल आप ये दोनों सिमिलर है, स्क्वायर है दोनों, साइज डिफरेंट है, ठीक है ना?
कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, इसमें आप लिखें फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कोई भी फिगर्स, अब इसी का अगर आप साइज छोटा कर दें या इसको बढ़ा दें, ठीक है ना, शेप और साइज सेम हो, यानी साइज जब सेम होगा तो जाहिर बात है दोनों का एरिया पेरीमीटर सेम होगा, तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहेंगे। समटाइम नेक्स्ट लिखें जी, नेक्स्ट डेफिनेशन पॉलीगॉन। पॉली लफ्ज का मतलब होता है बहुत सारे, तो आप ऐसी फिगर जिसकी बहुत सारी साइड हो, तो ये, लेकिन इसकी डेफिनेशन आप कुछ यूं करेंगे, यानी कोई भी ऐसी क्लोज फिगर जिसकी कम से कम 3 साइड हो, 3 भी हो सकती हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, किसी भी साइड की, ठीक है, क्लोज फिगर हो, उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो लिखें, इट इज ए 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट with a minimum of 3 sides and 3 angles. ठीक है जी, इज कॉल्ड, बस इट इज लिख दिया है तो बस ठीक है इतना। ये तो कम से कम जिसकी 3 साइडें हों, 2 साइडों से देखें क्लोज तो नहीं बनेगी ना, 3 होंगी तो क्लोज फिगर बनेगी, और 3 साइड है उसमें 3 एंगल भी होंगे। बाकी आप स्क्वायर बनाएं, ये भी पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल बनाएं, ये भी पॉलीगॉन है, ठीक है, ये 4 साइडेड पॉलीगॉन है दोनों। इसी तरह आप ये 5 साइडेड है, 5 साइडेड पॉलीगॉन। इसमें जो ऑब्जेक्टिव अक्सर इसका आता है, वो कोई भी फिगर दी जाती है 5 साइडेड या 6 साइडेड, और आपसे पूछा जाता है कि इसके इंटीरियर एंगल का सम, ये ट्रायंगल है, इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। ये तो मैट्रिक में आपने पढ़ते हैं, थ्योरम है, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। इसको प्रूफ भी करते थे आप। स्क्वायर का कितना होगा? इसी तरह अगर इसका पूछ लिया जाए 5 साइडेड का, 6 साइडेड का, एन या 7, 8 साइडेड का, उसके इंटीरियर एंगल का सम, तो उसका क्या फार्मूला है? उसके लिए लिख लें फार्मूला, फिर आप कोई भी फिगर बताइए हो साइड तो आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट आप लिखें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। नीचे ब्रैकेट में लिख लें हैविंग n साइड्स, या बल्कि लिख लें वेयर n is the number of sides of polygon।
सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। अब अगर ये 4 साइडेड है तो n 4 पुट करें, 4 माइनस 2 2 आएगा, 2 को 180 से ज़रब दें 360, तो इसके तीनों एंगल का सम 360 होता है। ये 90, ये भी 90, 90, ये भी 90, इसी तरह इसके भी 90 होते हैं। चारों का सम क्या आ जाएगा 360। अच्छा एक और बात कि यहाँ मैंने 180 डिग्री में लिखा है, जब आपका क्वेश्चन पेपर है हो सकता है वहां 180 की बजाय पाई लिखा हो, तो इसको यानी आप यूं भी लिख सकते हैं n-2 इंटू पाई, तो आंसर में वहां 180 भी हो सकता है, साथ में पाई भी हो सकता है। तो आप देख लें, आपका मेन फोकस n पे होना चाहिए, n कितनी साइड है। अब अगर इसका निकालना हो 5 साइडेड का, सपोज आपको कहा जाए दिस इज ए 6 साइडेड पॉलीगॉन, इसको हेक्सागन कहते हैं। n इसमें क्या है 6 है, 6 साइडेड पॉलीगॉन। इसके इंटीरियर एंगल का सम, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा जी, n-2 इंटू 180 या पाई, तो कितना आ जाएगा 720। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन इज 720। जी अच्छा, ये 2 से 3 डेफिनेशन रहेगी, ये लिख लें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। जी इसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगल की टाइप्स आपने पढ़ी हुई है। कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल होती हैं, किसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, किसकी 2 साइड किसी की तीनों इक्वल होती हैं। तो उस बेस पे ट्रायंगल की कुछ डेफिनेशन है वो आप लिख लें। नेक्स्ट आप लिखें जी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, आल नहीं होती इसमें, हाँ जी, जिसमें कोई सी 2 साइड, इसको उर्दू में आप मसावी उस साकैन कहते हैं, 2 साइड बराबर हों तो उसको हम आइसोसेलेस। तो आप लिखें ए ट्रायंगल हैविंग एनी 2 साइड्स इक्वल is called isosceles triangle. फॉर एग्जाम्पल ये आप ले लें, ए को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, इसमें ए बी और ए सी साइड जो है वो आपस में बराबर है, कोई सी 2 साइड हो सकती है। नेक्स्ट है जी स्केलन ट्राइंगल। ए ट्राइंगल विद नो इक्वल साइड, जिसकी कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होती। ए ट्राइंगल जिसके बाद लास्ट डेफिनेशन है इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाम से जाहिर है इक्वल
तमाम साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। A triangle having all sides equal is called equilateral triangle। तीनों साइड जिसकी इक्वल हो। अब एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप डेफिनेशन खुद लिख लीजिएगा। राइट ट्रायंगल कौन सी होगी, जिसमें एक एंगल जो है वो क्या हो, 90 का हो, बाकी दो 60-30 या 45-45 हो सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट ट्रायंगल। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि ट्रायंगल कंटेनिंग 190 एंगल इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।